हेलो क्लास एट। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, हिंदी व्याकरण का आपका पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आप हर कक्षा में यह पाठ पढ़ते आ रहे हैं। मोस्टली आपकी सभी कक्षाओं में भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली इन सब का परिचय दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद ज़रूर होगा, और याद नहीं होगा तो मैंने इसके जो आपके मेन तथ्य थे, मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बताए थे पिछली बार। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। भाषा क्या है बच्चों? भाषा मैंने आपको बताया था, आपकी लैंग्वेज की भाषा में अगर कहें तो क्या है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त जो आप ध्वनियाँ प्रयुक्त करते हैं उनकी व्यवस्था ही भाषा है। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपनी मन की बात, अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस भी शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं वो क्या है, भाषा है। इसके लक्षण बताए थे मैंने आपको। लक्षण बताए थे कि कैसे भाषा को पहचाना जाता है। भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है, मतलब जो ध्वनियाँ हम निकालते हैं उनकी एक व्यवस्था है। इन ध्वनियों के कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। प्रतीक चिन्ह होते हैं ध्वनियों को मिलाकर ही, पहले जब वो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुंह से, फिर उन ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। छोटे छोटे जो आपके शब्द होते हैं, जैसे आपका यह है, वह है, मेरा, किताब, पुस्तक, ये जो भी है ये शब्द बनते हैं। और फिर इन शब्दों से एक प्रॉपर वाक्य बनता है। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही, जब ये शब्द बन जाते हैं उसके बाद वाक्य बन जाते हैं, उसके द्वारा ही आप अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब एक प्रॉपर सेंटेंस आप बना लेते हैं तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके मैंने आपको 2 रूप बताए थे भाषा के। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। समझ में आया होगा आपको, मौखिक और लिखित। फिर मैंने आपको इसको भाषा के 4 कौशल बताए थे कि भाषा जो है, निपुण कब होते हैं हम भाषा में, जब ये 4 कौशल हमारी भाषा में समा जाते हैं। जैसे वाचन मतलब बोलना, हम किस तरह से बोलते हैं, श्रवण यानी कि सुनना, उसके बाद लेखन यानी कि लिखना, उसके बाद पठन यानी कि पढ़ना। ठीक है। तो एक भाषा जो है आपकी, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? वाचन, श्रवण, लेखन, पठन। ये आपके 4 कौशल मैंने आपको बताए थे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिंदी की स्थिति समझाई थी कि आपकी जो ये हिंदी भाषा है उसकी क्या कंडीशन है। उसमें आपकी बताई थी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और आपकी संपर्क भाषा। ठीक है। ये बताई थी मैंने आपको। मान्यता प्राप्त मैंने कुछ भारतीय भाषाएं आपको समझाई थी कि मान्यता प्राप्त जो आपकी भारतीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 22 हैं। ठीक है। आपकी 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो नाम मैंने आपको बताए थे। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, जो पिछली बार आपका वीडियो गया था। अब आगे बात करते हैं हम इस चैप्टर में क्या दिया है। जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर का नाम क्या है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो भाषा तो हमने आपको पढ़ा दिया है ना। अब बाकी के जो आपके 3 चीज़ें हैं वो बच गई हैं। भाषा पढ़ाई अभी तक, अब पढ़ते हैं हम बोली। तो पेज नंबर 9 निकालिए अपनी व्याकरण पुष्प पुस्तक का। ठीक है। तो बोली की बात करते हैं बच्चों। बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। मतलब एक स्थानीय रूप है बोली। कैसे? बोली में जो है 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा अंतर आ जाता है। मतलब जिसको हम बोली कहते हैं, 10-15 किलोमीटर के एरिया में ही यह बोली बोली जाती है, उससे आगे नहीं जाती बोली। ठीक है। किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। लेकिन जो उसका सामान्य रूप है, सामान्य नेचर है, वो बदलता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। ठीक है। कहावत है ये। बोली में प्राय साहित्यिक रचना नहीं होती। जो ये आपका पुस्तक वगैरह लिखी जाती है, लिटरेचर वगैरह की, इसमें प्राय बोली में नहीं लिखी जाती। हिंदी मूलतः विभिन्न बोलियों से मिलकर बनी भाषा है। हिंदी में जो है कई सारी बोलियों का समावेश है, कई सारी बोलियों से मिलकर यह भाषा बनी है। हिंदी की बोलियों में साहित्य रचना भी खूब हुई है। लेकिन साहित्य वैसे लिखा नहीं जाता इसमें बोली में, लेकिन हिंदी में लिखा गया है कुछ भाषाओं में। जैसे आपकी जो ये ब्रजभाषा का नाम सुना होगा आपने। सूरदास आपके कवि हुए हैं। सूरदास जो है, उनका सूर सागर जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है। अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरित मानस लिखी गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो आपके एक रचनाकार हैं, उनकी पद्मावत तथा मैथिली में विद्यापति की पदावली समस्त हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। ये जो है बोलियों में लिखी गई हैं। जो अवधी है, ये जो खड़ी बोली है, ये सब क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। ब्रज भाषा हो गई आपकी। तो इन बोलियों में रचना
की गई है। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिसने हिंदी को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो कौन कौन सी बोलियां हैं, देखिए आपकी बताई गई है। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं बच्चों? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे, भले ही इनको आप बोलना नहीं सुना होगा आपने इनका, लेकिन ये आपकी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में जो प्रयुक्त होती हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? राजस्थानी एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है ना, राजस्थानी लैंग्वेज, जो राजस्थान के लोग होते हैं वो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। तो उनमें भी कुछ बोलियाँ, जैसे राजस्थान में भी कई 10-15 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव होगा तो वहाँ पर वो बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें भी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ये बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। राजस्थानी में भी कई सारी बोलियाँ होती हैं, जैसे मेवाती हो गई आपकी, मारवाड़ी हो गई, हाड़ौती हो गई और मेवाड़ी हो गई। ठीक है। अब बिहारी है, जैसे बिहार है आपका, बिहार में भी मेन एक प्रॉपर लैंग्वेज है बिहार बोलते हैं ना, बिहारियों की लैंग्वेज होती है, बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं। लेकिन उसमें भी जो है कुछ कुछ कोस में ये बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे आपका बोली की परिभाषा दी कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो बिहारी में कौन कौन सी होती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। अब पहाड़ी जैसे होते हैं, पहाड़ी लोगों की में भी कई सारी बोलियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। तो बोली का मतलब समझ में आया आपको? जैसे मैंने समझाया कि एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी सिटी है या बहुत बड़ा राज्य है, जैसे आप राजस्थान लगा लीजिए या आप भोपाल लगा लीजिए या आप कोई और जगह लगा लीजिए, मध्य प्रदेश लगा लीजिए, आंध्र प्रदेश लगा लीजिए, उसमें भी कई सारे जो गांव होंगे छोटे छोटे या कई सारी जगह होंगी, तो उसमें जो है बोलियाँ जो हैं वो अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी किलोमीटर की दूरी पर चेंज हो जाती हैं। तो यही बोली है, मतलब जो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। उसका एक क्षेत्र निश्चित होता है कि इतने ही क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, उससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वहाँ दूसरी बोली बोली जाती होगी। समझे मेरी बात? समझे? अब दूसरा देखिए आपका लिपि क्या होती है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ। मौखिक को जो है अपनी बात जो हम मुंह से बोलकर कह रहे हैं उसको हम कहीं सेव तो नहीं कर सकते ना, कहीं एक बार निकली और फिर वो गई, मतलब उसको कहीं हमने लिखा नहीं, सेव नहीं किया, जो हमारे मन में विचार आए या जो कोई कहानी आई हमारे मन में, तो उसको एक स्थायी रूप देने के लिए फिर लिखित रूप का विकास हुआ। किसी भी भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह होता है। किसी भी भाषा की, मतलब कोई भी लैंग्वेज की हर एक ध्वनि के लिए, हर एक साउंड के लिए एक लिखित चिन्ह होता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे अ पढ़ते हो आप, बचपन में पढ़ा था ना, अ से अनार, तो अ से अनार का एक शब्द होता है ना, आप अ वर्ण है तो उससे अनार कैसे लिख रहे हैं, उसके लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है, निश्चित, जिसे हम वर्ण कहते हैं, है ना। अ से अनार है तो अ से जब लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये अ से अनार है। जब उसको आप पढ़ने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये अ से अनार है। तो अ जो है एक लिखित वर्ण है ना, उसके लिए प्रत्येक भाषा में इन वर्णों को लिखने का एक विशेष ढंग होता है। उसी तरह से हर भाषा में, हिंदी में अलग ढंग है, अंग्रेजी में अलग ढंग है, इन वर्णों को लिखने का एक विशेष ढंग होता है। उसे हम क्या कहते हैं? जो विशेष ढंग होता है, लिपि कहते हैं। समझे मेरी बात? उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्यान से सुनना, अब मैं इसकी परिभाषा बता रही हूँ आपको, जो आपकी बुक में दी हुई है। मौखिक ध्वनियों को, यानी कि जो हमारे मुंह से ये जो मैं बोल रही हूँ, जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ निकल रही हैं, उनको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, उनको लिखने के लिए, उनको लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, जो चिन्ह इनके लिए निश्चित किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उसे लिखने की विशेष विधि, जो उसे लिखने की विशेष विधि है, जो ढंग है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। अनेक लिपियां, जो अनेक भाषाएं हैं हमारी, उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऐसे ही देखिए आपके ये पेज नंबर 9 में सारी लिपियां दी हुई हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। इसको आप एक बार पढ़िएगा। अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत और हिंदी की देवनागरी, अरबी की फारसी, फ्रेंच की रोमन, मराठी की देवनागरी, रूसी की रूसी, पंजाबी की गुरमुखी, जर्मन की रोमन, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी और स्पेनिश की रोमन। तो ये आपकी लिपियां हैं। तो बच्चों, दो बताई मैंने आपको, बोली और लिपि। समझ में आई आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आई बात व्याकरण की, जिसकी बात हम कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण की बात आई। व्याकरण क्या है बच्चों? अब भाषा पढ़ा आपने, भाषा एक व्यवस्था है। ठीक है।
व्यवस्था कैसी है, जब भाषा को हम अच्छे से समझ जाते हैं, उसको लिखना सीख जाते हैं, उसको बोलना सीख जाते हैं, उसमें सारी जो आपको मैंने क्वालिटीज़ बताई ये सब आ जाती हैं, तो फिर इसके कुछ नियम हैं, आप कुछ नियमों में बंधे हैं, तो जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं, उस भाषा को एक प्रॉपर भाषा बनाते हैं, है ना। कहाँ पर आपने जैसे इज़ लगाना है, इंग्लिश में भी होता है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, ऐसी इसमें भाषा में होता है कि कहाँ पर आप की लगाएंगे, कहाँ पर आप क्यों लगाएंगे, कहाँ पर आप क्या लगाएंगे। तो उस भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे एक अच्छी भाषा बनाते हैं, एक अच्छी शब्दावली बनाते हैं, जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं, एक रूप देते हैं उसे। भाषा के ये नियम सभी स्तरों, ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी उसमें कहाँ पर वर्ण लगेगा, कहाँ पर शब्द, कैसे उसका शब्द बनेगा, वाक्य कौन सा है, वाक्य कौन सा है, इससे ये संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है आदि। जब हम ये नियमों के बारे में जान जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है, कि गलत है, कि सही है। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, ये जो व्याकरण की बात हम कर रहे हैं वो भाषा के नियम नहीं बनाता, भाषा के रूल्स तय नहीं करता वो, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। व्याकरण क्या करता है कि भाषा में जो नियम बनाए गए हैं उनकी जांच करता है, उनको समझौता है, उनको करेक्ट करता है, समझ रहे हैं, उनका विश्लेषण करता है। समाज के शिष्ट लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, जो अच्छे लोग हैं समाज के, जिनको भाषा का पूर्ण ज्ञान है, वो जिस भाषा को बोलते हैं, व्याकरण उसी को आधार मानकर, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं व्याकरण उसी को अपना आधार मानकर नियमों का निर्धारण करता है, उनके लिए कुछ रूल्स बनाता है भाषा के लिए, और फिर व्याकरण की रचना होती है। ठीक है, समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तरह से समय आगे चल रहा है, भाषा में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं कि अब इसको ये पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन यह हो जाएगा, आज से इसको यह बोलेंगे। तो जिस तरह से भाषा के नियम बदलते हैं उसी तरह से व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, और व्याकरण के नियमों में भी मानकता आती जाती है, शुद्धता आती जाती है, जो भाषा को एक अच्छा रूप, एक अच्छा परिनिष्ठित, मतलब कहते हैं परिनिश्चित बनाने में उसे सहायता करती है, मतलब को शुद्ध करने में सहायता करती है। अब व्याकरण की डेफिनेशन की बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है, जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, भाषा के शुद्ध रूप का और किस तरह से हम उसको प्रयोग करेंगे उसका ज्ञान हमें मिलता है व्याकरण के द्वारा। समझ में आया व्याकरण? एक बार खुद से पढ़ना थोड़ा सा तो समझ में आएगा। ठीक है, अब व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं, अभी हमने बात व्याकरण की थी, व्याकरण के कौन कौन से पार्ट होते हैं। व्याकरण के इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं। देखिए, व्याकरण के अंग जिन्हें कहेंगे हम, मुख्य पार्ट जो होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनका एक प्रॉपर चैप्टर आपके हर बुक में दिया हुआ है, मतलब हर क्लास की बुक में, हर व्याकरण की बुक में आपने ये पढ़ा है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनको डिटेल में हम आगे के लेसन में पढ़ाएंगे, है ना, आगे के पार्ट में पढ़ाएंगे। तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, वर्णों की रचना कैसे होती है, उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वर्गीकरण आदि का ज्ञान हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे, शब्दों की उत्पत्ति, जो आपके वर्ड हैं उनकी उत्पत्ति, उनकी पैदाइश कहाँ से हुई है, उनकी रचना कैसी है शब्दों की, उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उनको प्रयोग कैसे करेंगे हम। ठीक है, और वाक्य विचार में सेंटेंस की रचना हम कैसे करेंगे, वाक्य की रचना कैसे करेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, उनका प्रयोग कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे आप वाक्य विचार में। तो इनको डिटेल में तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये था आपका व्याकरण। अब है लास्ट में आपका साहित्य, जो आपका ये लिटरेचर है, साहित्य। किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को हम साहित्य कहते हैं। किसी भाषा मतलब किसी भी भाषा में जो उसका एक उपयोगी ज्ञान है, उसकी उपयोगी नॉलेज है, जहाँ उसको इकट्ठा करके रखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्राय शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। मतलब इसमें कोई कमी नहीं होती, गलतियाँ नहीं होती, शुद्ध होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है, ऐसी भाषा में, मतलब ऐसी उसमें इसको लिखा होता है। साहित्य के 2 रूप होते हैं, आपका गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य में क्या आता है बच्चों, आपकी स्टोरी वगैरह आती है, आपकी कहानी वगैरह आती है। पद्य में क्या आता है, सिंपल सी लैंग्वेज में पोएट्री वगैरह आती है, आपकी कविताएँ वगैरह आती हैं। इसको डिटेल में आपके बुक में समझाया गया है कि इनके कौन कौन से गद्यकार हैं, किसने कहानियाँ लिखी हैं, किसने कविताएँ लिखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसके मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए। आज के पाठ में मैंने आपको क्या पढ़ाया, बोली पढ़ाई मैंने आपको, लिपि पढ़ाई आपको, व्याकरण पढ़ाया आपका कि व्याकरण में क्या क्या आता है। अब ये जो पेज नंबर 11 पे आपके कुछ ये मेन पॉइंट्स, ये सारे चैप्टर का आपका निचोड़ है, मतलब निष्कर्ष है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स इसमें
आए हैं। यदि आप चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे फिर आपको डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इन मुख्य बिंदुओं को जरूर पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो आपके मुख्य बिंदु हैं हमने सीखा, मतलब इस पार्ट में हमने क्या सीखा, यह सब सीखा हमने, जो आपका ये पेज नंबर 11 पर अंत में दिया गया है। वैसे मैंने आपको समझाया है, अपने हिसाब से पूरा अच्छे से समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से आप इस पार्ट को पढ़िए और जो भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ उसको अच्छे से ढूंढ कर, बीच बीच में से ढूंढ कर उनके आंसर लिखिए। आपको बताया था मैंने कि व्याकरण की अलग नोटबुक है और साहित्य की, लिटरेचर की अलग नोटबुक है, तो आप व्याकरण का काम अलग नोटबुक में करेंगे। राइटिंग पैटर्न आपका बिल्कुल वैसा ही होगा, लेख सुंदर होगा। बहुत से बच्चे जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं उतारता सीधा आंसर लिख देता है, वर्ड्स नहीं उतारता सीधा मीनिंग लिख देता है ना। प्रश्न भी उतारिए, प्रॉपर आंसर लिखिए, असाइनमेंट नंबर डालिए, डेट डालिए, किस डेट में आपने वो कार्य किया है, गृह कार्य डालिए। राइटिंग पैटर्न वही है बच्चों, उसमें कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि यदि अभी आप राइटिंग पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो स्कूल में आकर भी आपको वैसी ही आदत पड़ी रहेगी। तो ठीक है बच्चों, सुंदर लेख में अच्छे से शुद्ध करेक्ट मतलब लिखकर सेंड कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।